मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा, एमए फाइनल हिस्ट्री। हम सेकेंडरी पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया। उसमें आज हमारा अध्ययन का विषय है व्यापारिक कंपनियां एवं विदेशी व्यापार जो यूरोप से होता था। इससे पूर्व हमने जो व्यापार के साधन थे उसका अध्ययन किया था। ये उसी कड़ी में पार्ट 1 के रूप में ये हमारा पहला वीडियो है। क्योंकि ये टॉपिक लंबा है तो इसको हम 2 भागों में करके जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां एवं विदेशी व्यापार 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों का भारत में पदार्पण हुआ था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग पर अपना अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखा था। इसी तरह एशिया में व्यापार के नवीन क्षेत्रों की खोज में व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा नहीं अपितु राज्य की पहल पर ही की गई थी। अपनी नाविक शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए पुर्तगालियों ने मुख्य समुद्री रास्तों पर किलों का एक जाल बिछा दिया था। ओमान, फारस की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, सिंगापुर के जलडमरू के मध्य किलेबंदी करनी उन्होंने आरंभ कर दी थी और ये किलेबंदी बहुत ताकतवर थी। भारतीय समुद्री तटों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने सैनिक अड्डे उन्होंने स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने भारत के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं की थी। उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर बेसिन, कालीकट, गोवा, दीव, दमन आदि पूर्वी कोरामंडल तट पर नागापट्टनम, ट्रेवेनार आदि एवं बंगाल में हुबली, ढाका, चिटगोंग आदि स्थानों पर दुर्गों का निर्माण किया तथा व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी। पुर्तगाली आबादी पूर्णतः सुरक्षित एवं सशक्त किलेबंदी में रहा करती थी, जिसमें केवल समुद्र से ही पहुंचा जा सकता था। अतः अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों पर निरंकुश का आतंक तथा निरंतर सशस्त्र उत्पात की कार्रवाइयाँ की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने अधिकृत क्षेत्रों में 1560 ईस्वी में एक जांच करने की व्यवस्था आरंभ की थी। इस तरह से 16वीं शताब्दी के अंत तक व 17वीं शताब्दी के आरंभ में हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी उत्कृष्ट नौसैनिक एवं थल सैनिक शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने समुद्र पार के व्यापार पर प्रमुखता से ठिकानों पर, विशेषतः जो पश्चिमी तट पर थे, अपना एकाधिकार या दबदबा कायम कर लिया था। पुर्तगालियों के द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में काली मिर्च, लौंग प्रमुखता से थी। कपड़ों का निर्यात बहुत कम मात्रा में हुआ करता था। मसालों के यूरोपीय व्यापार में पुर्तगालियों के एकाधिकार के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ करता था आर्थिक दृष्टि से, और यह लाभ खर्च की गई पूंजी का 800 से 1000% तक माना जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा अंतर एशिया तथा अंतर भारतीय व्यापार का संचालन करना एक महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि रही थी। ये गोवा से पंजाब को वस्त्रों का निर्यात करते थे तथा सस्ता स्थानीय कच्ची चांदी प्राप्त किया करते थे उन वस्त्रों के बदलों में, जिसे भावी व्यापार में प्रयुक्त किया जाता था। प्राप्त की गई चांदी से वे चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम तथा अन्य वस्तुएं चीन से लाते थे। इन वस्तुओं को मुमुल्का द्वीप समूह में बेचकर जहाँ से विभिन्न मसालों की खरीद किया करते थे, जिसे गोवा के रास्ते यूरोप भेज दिया करते थे। यानी कि इतना लंबा जो था उनका व्यापारिक तौर तरीका था, एक मार्ग था। 17वीं शताब्दी के आरंभ में इन पुर्तगालियों ने बंगाल से कृषि उत्पाद नील, शोरा, मोम जैसे प्रसिद्ध बंगाल की मलमल को भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यात करना आरंभ कर दिया था। वे मालाबार से काली मिर्च, लंका से दालचीनी, चीनी से रेशम
तथा चीनी मिट्टी के बर्तन, सूडा से चंदन, मुल्का से लौंग तथा जायफल, बोर्निया से कपूर का तेल का बंगाल को निर्यात किया करते थे। इसमें बहुत सी वस्तुएं मुस्लिम व्यापारियों द्वारा बादशाहों के दरबारों में भी भेजी जाया करती थी। शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाली प्रतिवर्ष बंगाल से पटना आते थे, जहां वे मसाले, चीनी, रेशम, टेन, जवाहरात की बिक्री किया करते थे। पटना से गलीचे, कच्चा रेशम, सूती कपड़े खरीदते थे तथा हुबली से भी इसी तरह के कपड़ों को लाल रंग में रंगा जाता था, जिससे वह दक्षिण की तरफ बेच जाया करते थे। इन्होंने बंगाल के नवाब को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खिराज पर स्थानीय बाजार में नमक व्यापार का एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया था, जिससे इन्हें भारी मुनाफा कमाया था। इस तरह प्राप्त धन से बंगाल वस्तुओं की खरीद या तो वे स्वयं या जो स्थानीय आड़तीय थे उसके द्वारा ही किया करते थे। ये पुर्तगालियों के व्यापार करने का एक तरीका था। इसी के साथ जो ये अध्ययन है पार्ट 1 में समाप्त होता है। अब इसी अध्ययन को हम पार्ट 2 में आगे बढ़ाएंगे।